आज मैं हंस भी नहीं सकता। रोने का तरीका आपके सामने है। रोते हैं तो अब ये काम नहीं करता है। टिश्यू पेपर, ये देखो मैं बता रहा हूं, ये भावनाएं खत्म हो गई हैं। और ऐसे संवेदनहीन समाज में हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, सही में बता रहा हूं आपको, भीग गया मैं। गवर्नेंस, नारियल का पानी पिलवा देना बेटा, मस्त। शासन, तो इधर उधर की बात ना किया जाए, विषय पे आ जाए, ठीक है? हम कहते हैं कि जब से मानव समाज का इतिहास हमें ज्ञात है, जब से आप जानते हो, तब से शासन की अवधारणा मानी जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि शासन की अवधारणा कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है। अवधारणा जानते हैं आप लोग, गवर्नेंस इज नॉट ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यह एक आधुनिक अवधारणा नहीं है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। जब से ह्यूमन सोसाइटी का हिस्ट्री हम जानते हैं, तब से ये कॉन्सेप्ट है। शासन की अवधारणा तब से है। क्योंकि राज्य जिसे आप जानते हैं, हम जानते हैं, यह मानव समाज, इस मानव समाज में रहता कौन है? यही ह्यूमन बीइंग रहता है। हम सारे लोग रहते हैं। उस वक्त का भी सोच लीजिए, आज भी सोच लीजिए, हम जिसमें हैं, ये भी तो एक समाज ही है। नहीं, इसी को लेकर चलिए आप। यहां जो बैठे हैं, हम भी एक सोसाइटी में हैं। और सोसाइटी का जो टर्म होता है वो कोऑपरेशन से होता है, सहयोग। समाज, जहां समाज वहां सहयोग। इस समाज में मानव रहता है। ये एक बेहतर जीवन चाहता है, श्रेष्ठ जीवन। मैंने वही शब्द लिखा है जो अरस्तु ने यूज किया है। श्रेष्ठ जीवन कह लें, या आपके एथिक्स के रूप में सदजीवन लिख दूं, चौथे पेपर के लिए यही यूज होता है। आप एक बेहतर जीवन चाहते हो, तो आप कल्पना करो कि बेहतर जीवन में क्या क्या हो सकता है। नहीं, ये तो सोच हमारी हो सकती है ना। इनकी सोच में कुछ और होगा, इनकी सोच में कुछ और होगा। और जब सारे लोगों की सोच लेंगे तो कुछ ऐसे आइडियाज होंगे जिसमें सिमिलैरिटी होगी, समानता होगी कि सारे लोग वो चाहते हैं। कुछ में डिफरेंसेस भी होंगे। जिस समाज में ये रहता है, उस समाज में वो क्या चाहता है? एक बेहतर जीवन चाहता है। ये बेहतर जीवन देगा कौन?
कौन देगा? राज्य। राज्य देगा। तो राज्य का उद्देश्य जाएगा। राज्य का साध्य क्या है? अच्छा, ये क्या है? क्या है ये? साधन है। इसका कोई ना कोई साध्य होगा। मेरी आंखें क्या हैं? साधन है कि साध्य है? इसका साध्य क्या है? क्या देखना? तुमको देखें। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। जो करीब होता है उसको देखा जाता है, और जो मुखातिब होता है उससे बात किया जाता है। तो तुम दोनों हो, बताओ क्या करें हम? देखें कि बात करें? सही नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है पसीना के साथ। ये चल रहा है। खाली पैसा लेते हैं लोग। डिमांड करो आप लोग, डिमांड करो, क्योंकि कोचिंग संस्थाएं अब फैसिलिटेटर हो चुके हैं, सेवा प्रदाता, सुविधा प्रदाता। गवर्नेंस में स्टेट भी वही हो चुका है। आते हैं उस टर्न पे। अभी इस समाज में हम रहते हैं, हम क्या चाहते हैं? एक अच्छा जीवन चाहते हैं। अच्छा जीवन देगा कौन? स्टेट। तो स्टेट का एंड्स क्या है? साध्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? बेहतर जीवन उपलब्ध कराना। लेकिन ये जो राज्य है, ये एक अमूर्त धारणा है। स्टेट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जानते हो आप लोग? राज्य एक अमूर्त धारणा है। देखा नहीं जा सकता। जैसे ईश्वर एक अमूर्त धारणा है। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। तो जिसको देखा नहीं जा सकता वो एग्जिस्ट नहीं करता। जिसको आप नहीं दे सकते, क्या उसका अस्तित्व नहीं है? है या नहीं है? अब आप लोग सोचिएगा। दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट होगा तो तर्क कर लेगा, तर्क करेगा, और तर्क करेगा तो लास्ट में तर्क लेकर जाएगा, जानते हो वो कहां? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इमैनुअल कांट पर। और वही इमैनुअल कांट लास्ट में आकर प्रैक्टिकल रीजन में बोल देता है कि धर्म तर्क का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। राज्य का मूर्त धारणा है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो हमारा आपका जो कॉन्टेक्ट होता है, हमारा आपका जो इंटरेक्शन होता है, वो स्टेट से नहीं होता। किससे होता है? सरकार से होता है। तो राज्य की शक्ति का प्रयोग करता कौन है? सरकार करती है। अब इस सरकार के दो पार्ट होते हैं। हम उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते जो जनरली हर बच्चा जानता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, है ना। हम एक पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं कि राज्य एक अमूर्त धारणा है। राज्य से ही यह
उम्मीद की जा रही है कि बेहतर जीवन हमें प्रदान करे, लेकिन हमारा जो इंटरैक्शन होता है, हमारा जो अंतः संबंध स्थापित होता है, वो राज्य से नहीं होता। किससे होता है? सरकार से। और सरकार में बेसिकली एक ये है और दूसरा ये, ठीक है? शासन प्रशासन सुना है? हाँ या ना? समानार्थक शब्द है दोनों, ये दोनों के दोनों समानार्थक शब्द है, क्योंकि यहां पर प्रशासन लिखा हूं तो सीधे अलग हो जाता है, शासन में स्पष्ट नहीं हो रहा है। शासन अगर कहेंगे तो शासन में मंत्री भी होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, किंतु प्रशासन में मंत्री नहीं होते, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया है। यह सरकार है, इस सरकार के दो प्रकार होते हैं इसके संदर्भ में, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। और उसी प्रशासनिक कार्यपालिका को क्या कहते हैं? प्रशासन अर्थात ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही बोलते हैं। मंत्री तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन अगर ये एक बार आ गए तो फैल कर रहेंगे। कब तक? जब तक है क्या 60 साल तक, 60-65 साल तक रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे। और अगर किसी का कृपा मिल गया तो एक्सटेंशन भी होता रहेगा, नहीं होता रहेगा? किसका हुआ है? किसका हुआ है? नाम बताओ। क्या आप लोग पढ़ देंगे? अभी भी अभिसार बढ़ता है, बढ़ता है। बंद करवाओ, बंद करवाओ। ये सब ले जाते हैं कबाड़ में बेचने के लिए। 2-3 रोज पहले, एक हफ्ता पहले, इंडिया का सबसे चर्चित पर्सनालिटी जिनका नाम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया, और उसने सीधे सीधे कहा कि 15 या 20 सितंबर की मध्य रात्रि के बाद से हमसे कोई पूछेगा नहीं, इस पर लास्ट सेवा विस्तार होगा। आप लगातार सेवा विस्तार करते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट में और योग्य लोग नहीं है, आप दूसरे को डिस्करेज कर रहे हैं। IRS ऑफिसर, नाम नहीं मालूम है ना? कुछ होगा, अब ढूंढना मत आप लोग यहां बैठ के, कुछ ना कुछ होगा। राज अमूर्त है, तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो राज्य से नहीं होता है। भारत क्या है? भारत क्या है? राज्य है या नहीं है? है? राज्य है कि राष्ट्र है? राष्ट्र है कि राज्य है? भारत राज्य है कि राष्ट्र है? राष्ट्र है कि राज्य है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। है? राज्य नहीं है। आप बताओ, है? कितने लोग इस पर हैं कि भारत एक राज्य है? ठीक है, बस बस। कितने लोग इस पर हैं कि भारत एक राष्ट्र है? गिरा दो। बाकी कोई बचा है? इंडिया इज अ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य है। राज्य ही नहीं है, राष्ट्र भी है। तो राष्ट्र अलग होता है और राज्य अलग होता है। जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो नेशन के साथ है। तो भारत एक राष्ट्र बना तब राज्य बना, कि भारत पहले राज्य बना तब राष्ट्र बना? पहले राष्ट्र बना? हाँ, पहले पहले राज्य बना तब राष्ट्र बना, कि पहले राष्ट्र बना तब राज्य बना? ये भी एक बहस है। बताए बताए, नए लोग आए हैं, थोड़ा सा कुछ उनसे भी सुनो। भारत राष्ट्र पहले बना और उसके बाद राज्य बना, या राज्य बनने के बाद राष्ट्र बना? पहले बाद में? अच्छी बात हो सकती है।
भारत पहले एक नेशन बना। हम क्या थे? अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भारत एक भौगोलिक अवधारणा है जिसमें भांति भांति के लोग हैं, जिसको जिससे मारना उससे मारो, ये उफ तप करने वाले नहीं है। तो हमारे सामने चैलेंज था इंडिया को पहले नेशन बनाने के। तो पहले इंडिया को एक नेशन बनाया, और नेशन बनाने की जिम्मेदारी दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, भूमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जैसे, तिलक जैसे लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे महारथी, और जो नरमपंथी थे, इन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी नेशन बनाने की। और नेशन बनाया तो उसी पे गांधी ने फसल काटा। तो जब भारत राष्ट्र बन गया तो राज्य बन ही गया। तो राज्य क्या है? एक अमूर्त धारणा है। मैं आप लोगों को बार बार ये शब्द इसलिए फीड करा रहा हूं ताकि भूलना नहीं। राज्य एक अमूर्त धारणा है। हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो स्टेट से नहीं होता, इसके मूर्त रूप से होता है। तो राज्य का मूर्त रूप क्या है? गवर्नमेंट है, सरकार है। अब इस सरकार का काम होता है, क्या काम होता है? शासन करना। शासन करना, जिसको इंग्लिश में क्या लिखा है? गवर्नेंस। ये ग्रीक शब्द है, पढ़े होंगे, आपके पास होगा अगर इंफॉर्मेशन। तो जो गवर्नेंस है, ये शासन जिसको हम इंग्लिश में गवर्नेंस कहते हैं, ये ग्रीक शब्द है, कुबेरनाउ। कुबेरनाउ का अर्थ ही होता है चलाना। क्या चलाना? कार है? क्या चलाना? जिसे हम शासन कहते हैं, वो एक ग्रीक शब्द है जिसे हम नाम देते हैं कुबेरनाउ, और इसका हिंदी में अर्थ होता है चलाना, जिसको इंग्लिश में गवर्नेंस कहा जाता है। क्या चलाना? क्या चलाना है? शासन को संचालित करने की प्रक्रिया। इस संचालन प्रक्रिया के लिए जरूरी है, रेगुलेशन के लिए, समाज को संचालित करने के लिए जरूरी है। थीम क्या है? थीम क्या है? स्लिप हो गया ना? थीम क्या है? बेहतर जीवन। ठीक है, ये स्लिप ना हो, इसी को हमें केंद्र बिंदु में रखना है, ओझल ना होने पाए। ये बेहतर जीवन चाहता है, और बेहतर जीवन कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य। अब बेहतर जीवन उपलब्ध राज्य कराएगा, और राज्य चूंकि अमूर्त धारणा है, तो राज्य की शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है? सरकार। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बेहतर जीवन उपलब्ध कराए। तो सरकार उसके लिए क्या करेगी? दो चीजें। बेहतर जीवन की पॉइंट्स हो गए आपका। इस बेहतर जीवन के लिए गवर्नमेंट्स क्या करेगी? डिसीजन मेकिंग, नीतियों का निर्माण करेगा। जो आज हमारे देश में सरकार कानून बनाती है, उसका क्या उद्देश्य है? स्केल आ रहा है आपके पास? भारत सरकार हमारी या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट्स जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, उसका थीम क्या होता है?
बेहतर जीवन। इस बेहतर जीवन के लिए सरकार क्या करती है? नीतियों का निर्माण करती है और ऐसे नीतियों को लागू भी करती है। यह प्राचीन समय से चलता आया। हमको ठंडा पानी पिलवाइए। डिसीजन मेकिंग और डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी? शासन सरकार की। मेन एक्टर कौन? सरकार। तो मैं कह सकता हूं कि मेन एक्टर सरकार, या क्या लिख सकते हैं? स्टेट। ठीक है। ये राज्य ही नीतियों को बनाने के साथ साथ नीतियों को लागू करने में मेन एक्टर हुआ करता था। मध्यकाल में आते आते कुछ तो याद होगा इतिहास में। ऑप्शनल तो है ही है, हिस्ट्री ऑप्शनल। और किसका है? उधर भी है, इधर भी महारथी हैं। रितेश का भी होगा। अच्छा, पूछ नहीं सकता उसमें। पीछे भी है महारथी का, हमारे चेहरा मैं पहचानता हूं। ऐसे ज्यादातर लोगों का चेहरा मैं पहचानता हूं, और जिनका नहीं पहचानता हूं 2-4 दिन में पहचान ही जाऊंगा। एक अर्जनगढ़ से आ रही हैं और एक और ठाकुर साहब हैं पीछे। ये भी कंटिन्यूअस करना है कि बीच में भाग जाना है? फिर मजा लेने क्या रही है? अच्छा अच्छा। ये लोग बीच बीच में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा एनर्जी गेन करने के लिए रेस्ट ले लेते हैं, और फिर 6 महीने के बाद निकलते हैं। हाँ, नए क्लास, नई मुलाकात। हाँ। जबकि पोटेंशियल है, राइटिंग स्किल इन लोगों की अच्छी है, जहां तक मैंने देखा है। रेगुलरिटी नहीं है, और पढ़ाई में रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है ना। रेगुलर प्रैक्टिस आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक रितेश से यही कहा, आज भी कहूंगा, आगे भी, कि अब लिखने को ये फोकस करे। कंटेंट्स इसके अच्छे हैं, बाकी लोग अच्छा लिखते थे। ये राज्य जिसका की पॉइंट है सेट फॉर गुड लाइफ, और इसी के लिए राज्य बना है। अब राज्य क्या करेगा? नीतियों का निर्माण करेगा, न केवल बनाएगा बल्कि उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, एक्सक्यूशन भी होगा उसका। उद्देश्य क्या है? यही है। मध्यकाल तक आते आते राज्य के साथ किसी और की भी भूमिका इसमें हो गई। बता सकता है कोई? नीतियों के निर्माण में जिसमें मेन एक्टर हुआ करता था कौन? स्टेट। उस स्टेट के साथ साथ कोई और भी पार्टिसिपेट करने लगा। बता सकते हो आप लोग? राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्यमंत्री। कहां से राज्यपाल और मुख्यमंत्री मध्यकाल में आ गया? कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़ो, कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़ो। कोशिश ये कर रहा हूं कि एक बार बिल्ड हो जाए, बस एक बार बिल्ड हो जाएगी ना, तो पढ़ने में भी निरंतरता होती है और टॉपिक में भी निरंतरता होना जरूरी है, तो वो टूटना नहीं चाहिए। मेन एक्टर देखो कौन? स्टेट। लेकिन इस स्टेट के साथ साथ मध्यकाल में कोई और भी इन्वॉल्व कर गया। कौन था? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो आप लोग। श्रेणियां,
श्रेणी तो सुने होंगे ना, व्यापारिक संगठन इन्वॉल्व हुए। अरे गिल्ड सिस्टम तो सुने होंगे ना आप लोग, मध्यकाल में श्रेणियां हुआ करती थी, वो भी प्रभाव डालने लगी, वो भी प्रभाव डालने लगी। उसके बाद पूरे विश्व में 1954 44 सुने होंगे आप लोग, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट है, सुने होंगे। 1944 ही है ना, ब्रेटन वुड समझौता। हाँ जी, आया। नीतियों के निर्माण में उद्देश्य इसका ये, इसी उद्देश्य के लिए राज्य क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है, लागू करता है। तो नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया, नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर कौन हुआ करता था? राज्य। आधुनिक युग में, मध्यकाल को हम थोड़ा सा लेके फोकस किए, हट जाओ। आधुनिक युग में अब ये देखने को मिला कि लैंडलॉर्ड भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो गए। ये वो मैं शब्द लिख रहा हूं जो फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा है, नाम सुना होगा। फ्रांसिस फुकुयामा बहुत बड़ा विचारक गुजरा है, और उसी की ये सब अवधारणा है जो पढ़ रहे हैं आप लोग, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। क्या कहा? आधुनिक युग में 1980 के डिकेड्स में, 1980 के दशक में यह देखने में को आया कि अब नीति निर्माण की प्रक्रिया और नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया में राज्य के साथ साथ लैंडलॉर्ड, भूमाफिया, धार्मिक नेता, किसान समूह, एनजीओ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। स्टेट के साथ साथ कोई और इन्वॉल्व हो रहा है? दिख रहा है कुछ? कौन कौन इन्वॉल्व हो गया? नीतियों के निर्माण में मेन एक्टर कौन हुआ करता था? मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि ये की पॉइंट्स है। एक, इसी के लिए स्टेट क्या करता है। दो, यही मेन एक्टर हुआ करता था। अब स्टेट के साथ साथ 1980 के दशक में यह देखने को मिला कि नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया में लैंडलॉर्ड की भी भूमिका हो रही है, वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। भूमाफिया भी कर रहे हैं, धार्मिक नेता भी कर रहे हैं, किसान समूह भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, गैर राज्यीय संगठन जिसको बोलते हैं, एनजीओ, ये भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाने लगे। कितना हुआ? राज्य के साथ क्या इन्वॉल्व हो रहा है? दिख गया? अगला स्टेप ले लो।
यही मेन एक्टर हुआ करता था, स्टेट मेन एक्टर हुआ करता था। स्टेट में कौन सरकार? वही ना हुआ, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? सरकार, यानी हमारी भारत सरकार। लेकिन दशक में भारत में, ये मिसाल मैं आपको भारत का दे रहा हूं, फिर विश्व का ले आ रहा हूं। भारत में क्या देखने को मिला कि अब मेन एक्टर स्टेट नहीं रह गया, राज्य के साथ साथ भूमाफिया भी, किसान समूह भी, धार्मिक नेता, और एनजीओ भी नीति निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाने लगे, यानी उसको प्रभावित करने लगे। उन्नीस सौ 80 का दशक समझ रहे होंगे आप लोग, 70 से 80, 80 का दशक कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि 80 के दशक का मतलब 90 तक। उन्नीस सौ 80 के दशक में एडम स्मिथ को पुनः जिंदा किया गया। पकड़ पा रही है अनामिका? नहीं ना? मैं यहां पे थोड़ा सा ऑप्शनल को पुट कर रहा हूं, पीएसआईआर को ले आ रहा हूं। अब बिना उसको लाए नहीं हो सकता। 1980 के दशक में एडम स्मिथ के पॉलिसी को पुनः जिंदा किया गया। इसके विचारों को नया रूप दिया गया। जानते हो आप लोग? बताओ, आफ्ताब बताओ। एडम स्मिथ को पुनः जिंदा किया गया। जिंदा का मतलब ये नहीं कि मर गया था, कहां से उठा के लेके आए सर। विचारों को जिंदा किया जाता है। तो पहले यह जानना जरूरी है कि एडम स्मिथ का विचार था क्या। आइए, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझको आता नहीं है, तो नहीं होगा। बताओ, आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बहुत है, इतना आ जाना बहुत है। सेंट्रल आइडिया ही है। अब तो रेगुलर पढ़ेगी ना, भागेगी नहीं ना? तुम भी पढ़ेगी। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा था तो 10 दिन आई थी, उसके बाद भाग गई थी। चेहरा से तो सबको जानता हूं, जो बीच बीच में से भागा है। लेकिन कोशिश करिए कि एक बार पढ़िए, आखिरी बार बना के पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, है ना? एक बार जरूर पढ़ो। और सबसे, ये तो मैंने कहा था पिछली बार की, सबसे पीछा छुड़ा लोगे, मुझसे नहीं बच पाओगे। कहां बचोगे? इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भाग गए, गवर्नेंस में पकड़ गए। गवर्नेंस में भागोगे, अगर मूड सही रहा तो फॉरेन पॉलिसी लेके चलाऊंगा, इसकी बात है। सेकंड पेपर कहां जाओगे? इन तीनों से बचे तो पॉलिटी कहां छोड़ोगे? तो अब कम से कम कोशिश कीजिए आप लोग, एक बार घर से निकले हो तो एक बार निकल जाओ।
बस एक बार, बाकी तो अच्छा होगा, जो होगा अच्छा, आप जैसा करेंगे अच्छा होगा। 1980 के दशक में एडम स्मिथ और स्पेंसर के इकोनॉमिक पॉलिसी का रिव्यू हुआ। यानी जिन इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाने के लिए एडम स्मिथ जाने गए, हर्बर्ट स्पेंसर जाना गया, उन्हीं नीतियों को फिर लाकर खड़ा कर दिया गया। तो जिस वक्त के एडम स्मिथ, मतलब जिस समय को ये रिप्रेजेंट करते हैं, 18 सेंचुरी, 17वीं 18वीं शताब्दी ये विचारक हैं, 19वीं शताब्दी के विचारक मान लो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उदारवादी विचारक कहते हैं। किसको? एडम स्मिथ और स्पेंसर को। इन लोगों ने जिन इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की थी, उसी को नए रूप में लेकर चले आए। जानते हैं कौन लेकर आया? बताओ अनामिका, जल्दी बोलो। ये आज भी जिंदा हैं, ये आज भी जिंदा हैं। जिस बात को 17वीं 18वीं शताब्दी में इनके द्वारा कही गई, उसी को 20वीं शताब्दी के उत्तराधिकार में इन लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया, और वही उदारवाद बन गया। क्या बन गया? नौ उदारवाद, न्यू लिबरल थियरी का। ये 9 उदारवादी विचारक कहलाते हैं। कौन? ये, यानी वर्तमान हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है? 9 उदारवादियों का दौर। इन दोनों ने क्या कहा था? आर्थिक नीतियों में क्या कहा था? एडम स्मिथ हो चाहे ये हो, इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी क्या थी? लेसेस-फेयर की थी, लेसेस-फेयर की थी, हस्तक्षेप। देखो, आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ के द्वारा जिन नीतियों को अपनाने का सुझाव दिया गया था, वो आपके सामने 4 में से 3 नीतियां मैंने लिख दिया है। चौथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है, योग्यता मति जीविता का सिद्धांत कहलाता है। ये उस वक्त उन लोगों ने दिया था। 1980 के दशक में इन विचारकों ने इन नीतियों को पुनः लाकर खड़ा कर दिया, पुनः लाकर खड़ा कर दिया। लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे, मैं कौन? व्यक्ति, मुझे अकेला छोड़ दो।
कौन अकेला छोड़ दे? स्टेट, गवर्नमेंट। हस्तक्षेप में, कार्यों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो। किस कोचिंग में पढ़ना है और उस कोचिंग में किस टीचर से पढ़ना, यह मैं तय करूंगा, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वही करूंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियरी होगा। तो यह व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति क्या चाहता है? स्वतंत्रता, आजादी चाहता है। किससे? राज्य से। तो किस काम को करने से बेहतर जीवन हम गेन कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा कि राज्य? मैं बताऊंगा। इसलिए राज्य को मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। फिर राज्य को क्या करना चाहिए? मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। अब राज्य मुझे अकेला छोड़ दे, मेरे मामले में हस्तक्षेप न करे, तो फिर राज्य करे क्या? लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए, और दूसरा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। न्यूनतम शासन, शासन हो किंतु कम से कम हो। क्यों? क्योंकि शासन सत्ता का प्रतीक होता है, और सत्ता होगी तो नियंत्रण होगी, और नियंत्रण होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए नियंत्रण अपने आप में बुराई होता है। शासन हो किंतु कम से कम हो। तो फिर राज्य की क्या भूमिका होगी? कानून और व्यवस्था बनाए और बाह्य आक्रमण से, बस यही स्टेट का रोल हो। तो अगर राज्य यही करे, तो बाकी काम करेगा कौन? बताओ, कुछ दिमाग खटकाओ। गवर्नेंस पढ़ने के लिए बैठे हो। जिस बात को इस एडम स्मिथ और स्पेंसर ने कही थी, उसी को 80 के दशक में ये लोग लेकर चले आए, और पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इसी आइडियाज पर रन कर रही है इस वक्त। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इसी विचारों पर रन कर रही है इस वक्त, जिसे आप पूंजीवाद कहते हो, जिसे नौ उदारवाद कहते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? अब आप दिमाग ये लगाइए कि जब राज्य कम से कम करे, ये तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्लोगन है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अर्थ भी समझ में आता है कि केवल भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका क्या मतलब होता है बताओ? चश्मा जो लगाते हैं थोड़ा सा सीरियस माने जाते हैं दूसरों की अपेक्षा। बताओ, चश्माधारी तुम भी हो। मिनिमम गवर्नेंस सुना है? नहीं सुना। मिनिमम गवर्नमेंट सुना है? तुमने सुना है? सुना, इधर सुना होगा। पावर वाला है कि फर्जी वाला है? पावर वाला। मिनिमम गवर्नमेंट सुना है? हाँ, बहुत बढ़िया। आप बताओ बेटा, इधर आप बताओ। ये भी चश्मा लगाइए। सीरियस हैं लोग? चश्मा जो ना लगाए हो लगा ले, हम सीरियस मान लेंगे। सीरियस है। तुम बताओ, मिनिमम गवर्नमेंट सुना है? क्या होता है इसका मतलब? आप में से कोई भी बता सकते हैं? सामने है, बता तो दिया। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कि सरकार की जो जुरिडिक्शन होगा, कम से कम सरकार का कार्यक्षेत्र कम से कम क्या होगा? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरा, दो ही काम है ना? हाँ या ना? तो स्टेट क्या हो गया? नाइट वॉचमैन हो गया। इस नौ उदारवाद में
80 के दशक के 9 उदारवाद में, वर्तमान के 9 उदारवाद में स्टेट क्या बन गया? न्यू वाइट वॉचमैन बन गया, नाइट वॉचमैन। ये बता सिर्फ इसलिए आप लोगों को रहा हूं ना कि पैसेस कर ले जाना, लंबा लंबा जो पैसेज देता है ना, कर ले जाना। वेपन्स एक होना चाहिए, निशाने कई होने चाहिए। तो राज्य का कार्यक्षेत्र कम है कि ज्यादा है? कम है कि ज्यादा है? इसमें कम है कि ज्यादा है? कम है। तो फिर ज्यादा है किसका? ये तो दिमाग लगाओ ना, हिडन क्या है, अदृश्य क्या है जो दिख नहीं रहा? दिखा कुछ क्या? अब आप सुनो कहानी। 80 के दशक के बाद यह देखने को मिला, नौ उदारवाद के युग में राज्य अब मुख्य कर्ता नहीं रहा। कहां लेके चल रहा हूं? टू द पॉइंट्स अब आ पा रहे हो? 1980 के डिकेड्स में यह देखने को मिला कि अब स्टेट मेन एक्टर के रूप में नहीं रहा, स्टेट का रोल मिनिमाइज होते चला गया। इसका अर्थ यह हुआ किस विषय पर उसका रोल अब मुख्यकर्ता के रूप में नहीं रहा? बताओ। अरे मेरे भाई भूलना मत, भाई भूलना मत। बेहतर जीवन और बेहतर जीवन के लिए राज्य क्या करेगा? यही करेगा, मेन एक्टर यही था। लेकिन नौ उदारवाद के बाद या पूंजीवाद के आगमन के बाद, जनरली आप पूंजीवाद पढ़ोगे लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, बोलना भी नहीं चाहिए, नौ उदारवाद पढ़ो, क्या जरूरत हमको पूंजीवाद बोलने की? नौ उदारवाद कहोगे एग्जैक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे आप, एग्जैक्ट वहीं पॉइंट पे पहुंचोगे। ये कहिएगा पूंजीवाद के आगमन के बाद, तो पूंजीवाद का आगमन तो 1688 क्रांति के बाद हो गई थी। फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन उसी बुर्जुआ क्रांति का परिणाम कहा जाता है। फ्रांस में जो क्रांति बुर्जुआ ने तो किया था, पूंजीवादियों ने किया था। बौद्धिक आवरण अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने दे दिया। तो इसलिए पूंजीवाद कहना उतना अच्छा नहीं है, स्पेसिफिक टर्म यूज करो। नौ उदारवाद, नौ उदारवाद के बाद क्या देखने को मिला? राज्य की भूमिका में परिवर्तन देखने को मिला। अब नौ उदारवाद, बाजारवाद, नागरिक समाज, और वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन जानते होंगे आप लोग, मैं बताऊंगा, हिमांशु सर पढ़ा रहे होंगे, अभी क्लास चल रहा होगा ना उनका, तो वैश्वीकरण तो पढ़ाए होंगे ना। अब हम पूछेंगे भी नहीं, पढ़ाएंगे तो भी अच्छा, ना पढ़ाएंगे तो भी अच्छा, मैं पूछने वाला नहीं हूं। के बाद बाजार, सिविल सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बीच अंतः संबंध स्थापित हुआ, इंटरेक्शन हुआ। जब इंटरेक्शन हुआ तो एक तरफ ये और दूसरे तरफ कौन? राज्य। इनके बीच जब इंटरेक्शन हुआ, अंतः संबंध स्थापित हुआ, तो राज्य की भूमिका ही बदल गई।
रोल ही बदल गया। और जब राज्य की भूमिका बदली तो शासन का एक नया रूप सामने उभर कर आया। किसका? शासन का। राज्य की भूमिका बदली और शासन का। नई अवधारणा आपके सामने आई, और जो नई अवधारणा आई उसी को कहते हैं गवर्नेंस। कैसे आया? ये दशक और इस दशक में भी स्टेट, मेन एक्टर स्टेट। किस मामले में? दो चीज लिखा था, नीति निर्माण प्रक्रिया। 1980 के दशक में नीतियों को बनाने में और लागू करने में राज्य के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाएं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों के निर्माण में, नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। क्या यूज किया हूं? बोलो। अनौपचारिक संस्थाएं। जैसे आप लोग बोलिए। मैं अच्छा सब तो मैं ही बोल रहा हूं, कुछ आप लोग भी बोलिए, मैं तब तक पानी पी लूं। टाइम हो गया क्या? अभी है ना? है? अभी 1 ही घंटा है। सोचो, सोच के बताएं। देखो, 1980 के दशक में नीति निर्माण की प्रक्रिया और उन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में राज्य के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी। जब इस प्रक्रिया में अनौपचारिक संस्थाएं जैसे एनजीओ, एमएनसीज, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे।
अभी खेल समझ में आएगा आप लोगों को। खेल है, मैंने कहा ना आपको कि शोषण करने के लिए विकसित देशों के द्वारा विकसित की गई यह अवधारणा है और कुछ नहीं है। हम तो केवल खेल का मैदान है और इस पर खेलता कौन है? विकसित देश खेलते हैं अपने लाभ के लिए, मोहरा बने हैं हम। 80 के दशक में इन दो में अब स्टेट के साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये भी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे तो यह सवाल पैदा हुआ कि फिर राज्य की जरूरत क्या है? यह एक सवाल हुआ। और उसी दौरान यूपीएससी में देखना सवाल पूछा होगा, स्टेट की रेलेवेंसी क्या है, राज्य की प्रासंगिकता। जब सारा का सारा काम, आज आप देखोगे कि कुपोषण को दूर करने के लिए इंटरनेशनल फंड मिलता है, कौन देता है? कोई ना कोई वित्तीय संस्था देती होगी। पोलियो प्रोग्राम चला, बच्चों को खाने पीने का सामान चलता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पीडीएस सुने होंगे ना, कौन देता है? लगाओ हिमांशु सर को फोन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का वितरण होता है। किसका पैसा है? सरकार का। सरकार को किसने दिया है? ईश्वर ने। हाँ, जनता को किसने दिया? ईश्वर ने। सबको किसने पैदा किया? ईश्वर ने। सबको कहां जाना? उसी के पास। ये सब क्या है? तमाशा। जिंदगी की दो बूंद कौन संचालित करता है? कौन पैसा फंडिंग करता है? अबे गधा, नाम नहीं बता रहे हो तो ऐसे बता दो ना, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं देती हैं। मूर्ख कहीं के। रिहैबिलिटेशन के काम की जिम्मेदारी कौन ले संभालता अपने हाथ में? कहीं से अगर किसी को विस्थापित कर दिया गया, कल की रिपोर्ट पढ़ा हो तो पढ़ो आप लोग कि फूड ग्रेन का जो चैन है वो और ज्यादा प्रभावित होने के चांसेस आ गए हैं। सूडान से, सोमालिया से, यूक्रेन के जो संकट है उसने सीधे सीधे कह दिया 44,000 लोगों को जो फूड हम दे रहे थे, जितना दे रहे थे उसमें अब हम कमी करेंगे, उतना हम नहीं दे पाएंगे। कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है। कौन दे रहा है? कोई ना कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो जब वो देगा तो नीतियां आप बैठकर तमाशा करके बनाओगे और आपको बनाने देगा वो। अगर दे रहा है तो कुछ ऑब्जेक्ट होगा, कुछ उद्देश्य तो होगा, कुछ तो खेल तमाशा होगा। ऐसे ही दे रहा है? ऐसे ही नहीं दे रहा है। तो जब नीतियों के निर्माण में इनकी भूमिका बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि अब स्टेट केवल एक एक्टर नहीं रहा। नीतियों के निर्माण में हमारे देश में कौन सा कानून बनेगा, कानून बनेगा तो क्या क्या उसमें सब्जेक्ट होंगे, यह तय करने का अधिकार हमारे सरकार को है। लेकिन अब सरकार तय नहीं करती, सरकार के साथ साथ ये बैठते हैं। समझ में आया कुछ? इसी को क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहा जाता है। नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया और नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अब राज्य की भूमिका के साथ साथ इनकी भी भूमिका हो गई है। और इसी के लिए जो टर्म यूज होता, क्या करते हैं लोग? गवर्नेंस। नाइनटीन 89 में, 1989 में अफ्रीका, जो उप सहारा आप लोग सुने होंगे, उप सहारा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई।
वर्ल्ड बैंक की। और इसी रिपोर्ट में ऑफिशियली पहली बार गवर्नेंस यूज हुआ था। इसी रिपोर्ट में आधिकारिक रूप से पहली बार गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि पबैड में 1970 में हो चुका था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस यूज 1970 में हो चुका था। उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा है, उन्होंने यूज किया था। अगर किसी का पबैड हो तो वो जानता हो शायद। 1970 में पबैड में यूज हुआ, लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में ऑफिशियली गवर्नेंस शब्द का प्रयोग 1989 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आधिकारिक रूप से प्रयोग हुआ। इसी में हुआ था। क्या था, क्यों किया गया? तो देखें, जो ये नीचे कैसे जाता है, खींच दूं? पैर से चला गया। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, क्या करती हैं? ये ऋण देती हैं। किसको? है बस बस दिमाग। हम शुरू में मैंने आपसे कह दिया कि अंग्रेजों ने उस वक्त भी लूटा था, आज भी लूट रहे हैं, रूप बदल गया है बस। आज भी विकासशील देश क्या है? मैदान है खेल का। मुख्य प्लेयर कौन है? विकसित देश हैं। रूल्स कौन बनाता है? वही बनाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ करने की हैसियत में भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं ऋण देती हैं। तो इन्होंने ऋण दिया होगा किसे? अफ्रीका में कंट्रियों को दिया होगा। दिया किसके लिए होगा? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए 1989 में जो WB ने, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट दिया, उसमें यह कहा कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए विकास के लिए जरूरी है इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए प्रभावी ढंग से नीतियों को लागू करना। और जब आप प्रभावी ढंग से नीतियों को लागू करेंगे तो अपेक्षित परिणाम मिलेगा। लक्षित परिणाम जिसको लोग बोलते हैं, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा
देखने को नहीं मिला। अफ्रीका में इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो ऋण प्रदान किया गया, वो देश विकास के लिए, इस विकास के लिए जिन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना था, उन नीतियों को लागू नहीं किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर क्या हो गया है, राज्य की स्थिति कमजोर हो गई है। राज्य की स्थिति कमजोर हो गई है। और प्रशासन में दक्षता की कमी पाई गई। जैसे आप लोग ऑफिसर बनेंगे, आज नहीं तो कल बने आप लोग, क्या करोगे आप लोग बन के? आपका सबसे, देखिए सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सिमिलर ऑब्जेक्ट क्या होगा, समान लक्ष्य, जो आज हमारे देश को सबसे सख्त जरूरत है। हाँ, और बोलिए आगे। बोलो, तेज बोलो, आ रही है तुम्हारी आवाज। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। यार, अब ना बनेगी। अच्छा अच्छा, अब किसी की सरकार नहीं बनने वाली है, अब रहेगी भाजपा। 2000 कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। सोचो सोचो, आप लोग ऑफिसर हो गए, दवा खा रहा हूं, कह दे। बोलिए, आप सिलेक्ट हो गए, आप सारे लोग, देर सवेर सबका हो जाए, रजनी का पहले हो जाए, क्या एक दूसरे को देख रहे हो? मैं नाम ले रहा हूं, आप सब सिलेक्ट हो जाओ। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट सिमिलर कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब कुछ ऐसे भी सोच हो कि लगे कि हाँ समान सोच है। आज भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, बहुत से हैं, बहुत से हैं, इनकार नहीं है, जो जो आप कह रहे हैं सब है, लेकिन इस दौर में, इस दौर में इस देश की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का अभाव। विधि का शासन नहीं दिख रहा है। रूल ऑफ लॉ की ये डिमांड है, कानून के शासन की ये डिमांड है, इंपार्शियल इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब एक समान है, इसलिए कानून का क्रियान्वयन एक समान होना चाहिए और निष्पक्षता से होना चाहिए। निष्पक्षता से आपने कानून को इन्फोर्स किया और बरेली को सांप्रदायिक दंगे के आंच से बचा लिया। मिलना चाहिए था इनाम, मिल गया पनिशमेंट। यह है हमारे देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। अब आप बहसा बहसी मत करिए, आंख खोल रहा हूं, क्योंकि आप उस टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का वो पार्ट है जिसको मैंने बोला है। हमारे देश में कानून का शासन है, लेकिन इंपार्शियल इन्फोर्समेंट है ही नहीं है।
निष्पक्षता पूर्वक विधि का क्रियान्वयन नहीं है। जरूरी वो है। इन लोगों ने ऋण दिया विकास के लिए। तो अगर ऋण दिया होगा तो इनकी अपनी शर्तें भी होंगी कि ऐसे उठा के हाँ ले जाओ, मुंह उठा के आए, हाँ इतना चाहिए ले जाओ, देवराजेंद्र का खजाना है कि चले गए मनमोहन सिंह, हाँ ले जाओ। अरे गए वहां होंगे, मांगे होंगे, भिखमंगई की जैसे मांगे होंगे। विकासशील देश यही करते ही हैं। केवल चौराहे पे ही भीख नहीं मांगी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भीख मांगी जाती है, लेकिन वहां पर ऋण कहा जाता है। और जब कटोरा पे लेके मांगता है उसको ऋण नहीं कहा जाता, भीख कहा जाता है, क्योंकि भीख को वापस नहीं किया जाता और ऋण को ब्याज के साथ वापस किया जाता है। शब्दों का मायाजाल होता है। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत आ जाए, G20 की बैठक होने लगे, सड़कों के किनारे से रेहड़ियां सबसे पहले हटा दी जाती हैं, ठेले हटा दिए जाएंगे। हटाए जाते हैं क्योंकि हमारे देश का ये नाक कटती है। हम मुंह फैला के जब कर्ज मांगते हैं तब नाक नहीं कटती है। कितने के कर्जदार हैं आप? एक एक व्यक्ति की बात पूछ रहा हूं, नागरिक की। एक एक नागरिक कर्जदार हैं, सोच लो। देनदारी है हमारे ऊपर। दो 2014 से लेकर अभी तक जस्ट डबल हो गया है। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। ये इसलिए क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर थोड़े हुआ है। हाँ, महंगाई नहीं बढ़ी है, खरीदने की क्षमता कम हो गई है। बेशर्मी की हद होती है। रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। कहां थे कहां आ गए? आ नहीं गए, यही गवर्नेंस है ही। उस वक्त भी लूटे गए, आज भी लूटे जाएंगे, आगे भी लूटे जाएंगे। निकालेगा कौन? आप लोग। आप जितने नौजवान हो, आप ही लोग निकालेंगे, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। पॉलिटिशियन नहीं निकालेगा, वो तो डुबा देगा। सेलेक्ट हो, 5 साल 10 साल 15 साल जम के नौकरी करो, उसके बाद राजनीति में आ जाओ। अब बैठो पार्लियामेंट के फ्लोर पर, नक्शा बदल दोगे पूरा देश का। लेकिन इरादा बुलंद हो, तो इरादा नेक हो और बुलंद हो तब। ये नहीं है घड़क हो सो पेट है एकदम। हाँ। चल रहे हैं, दूसरा नीचे से पकड़ा है। ये भी दिन आने वाले हैं। देखिए अब आप, तो इस 1989 की रिपोर्ट में जो इसने कहा, सारांश यही कि जो ऋण दिया गया उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, अर्थात जो विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके कहीं पर भी हम इर्द गिर्द नहीं थे। नतीजा मतलब ऐसा क्यों था? कारण क्या था? तो कारण यह कि राज्य की स्थिति कमजोर हो गई है और प्रशासन की इफिशियंसी एकदम है ही नहीं है। तो इसने सुझाव दिया यहीं पर, क्या किया जाए? सुधार किया जाए। सुधार किसमें? प्रशासन में सुधार किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे उसकी वर्किंग इफिशियंसी बढ़ाई जा सके। प्रशासनिक कार्य दक्षता में वृद्धि लाना। प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि लाई जाए,
और ये वही प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि लाने का सुझाव था जिसे भारत सरकार 2018 में मान ली और मानते हुए कह दिया कि प्रशासन की दक्षता में सुधार तभी हो सकता है जब सामान्य की अपेक्षा विशेषज्ञों को लिया जाए। कहां पर? प्रशासन में। पकड़ पाए हैं? पकड़ पा रहे हो? अब सिविल सर्विसेज में सामान्यों की जरूरत नहीं रह गई। किसकी जरूरत रह गई? विशेषज्ञों की। आप जैसे लोग यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते थे, जिस डिपार्टमेंट में जाते हो उसके सर्वे सर्वा होते हो, सब आपके मातहत काम करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब तकनीकी लोग आएंगे, विशेषज्ञ लोग आएंगे। आप ज्योग्राफी रखे हैं, हिस्ट्री रखे होंगे, लिटरेचर के रखे होंगे, PSIR रखे होंगे, क्या मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन में? और जो IITian है, जो कंप्यूटर विशेषज्ञ है, वह कंप्यूटर विशेषज्ञ इस क्राइम, साइबर क्राइम की दुनिया में ज्योग्राफी वाले से बेहतर परफॉर्म कर लेगा। अब जरूरत उसकी है, अब आप जैसे लोगों की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं देखो कहां से खेल हो रहा है। और भारत सरकार ने कह दिया, और यहीं से शुरू हुआ लेटरल एंट्री। सुना है? लेटरल एंट्री सुना है? 2018 से शुरू, आज भी चल रहा है। जिन पदों पे आप सेलेक्ट होते थे, अब उन पदों पे आप नहीं जाओगे, अब दूसरा जाएगा। वो आप भर भी नहीं पाओगे। इसी वजह से आपके पद धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो जब जागे तभी सवेरा। जब तक वक्त है दम लगाइए, हो जाइए, क्योंकि आने वाला वक्त और भी खराब होगा। पॉपुलेशन कम होने वाला है नहीं, कंपटीशन उतने बढ़ना है। पॉपुलेशन कम नहीं होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, रिसोर्सेस कम होंगे, पद कम होगा उस रेशियो में। पाना एक है, मेहनत करके निकाल लो एक। थोड़ा सा जितना मेहनत किया हो आप लोग ना, उससे दुगुना मेहनत शुरू कर दो, निकाल लो कम टाइम में। जितना कम टाइम लगे उतना कम टाइम यूज करो, निकाल ले जाओ। और लेक्चर मत गिनना। गोलू कौन है भाई? गोलू हाथ उठाओ, चेहरा तो मैं पहचानता हूं। कितने लेक्चर बताएं? लेक्चर लेक्चर गिन के कभी जिंदगी में पढ़ाई मत करना बेटा, कभी भी। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं, जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन आप पहला कदम चलोगे, आपके जिंदगी का पहला स्टेप वही होगा। ये मत शुरू करो कि कहां से चलूं, जहां से चलना शुरू कर दो वही पहला है, उसी को नया मान लो। नया दिन कोई नहीं होता है, जब आप चलो वही नया दिन होगा। जहां से पढ़ो वही नया टॉपिक होगा, कोई नया पुराना टॉपिक नहीं होता। जहां से पढ़ो वही नया है। साइकोलॉजिकली हम मात खाते हैं वहां पे। इसलिए जहां से आप शुरू करो, आप जान लो कि यही नया टॉपिक है, इसी को हमको पढ़ना है। इसने क्या कहा कि प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि लाई जाए और औपचारिक संस्थाओं में सुधार किया जाए। औपचारिक संस्थाएं जानते होंगे आप लोग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सुधार किया जाए। सुधार किया जाए। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बात कही। अब सार ये समझ लें गवर्नेंस का। यहां पर एक विचारक है जिसने एक किताब लिखी है, द डिबेटिंग ऑफ गवर्नेंस। उसकी पूरी किताब ही है द डिबेट ऑफ गवर्नेंस।
गवर्नेंस। नाम नहीं याद आ रहा है? द डिबेट ऑफ गवर्नेंस, नाम उसका नहीं याद आ रहा है। जॉन पियरे, द डिबेटिंग ऑफ गवर्नेंस, ये उसने किताब लिखी है और उसमें निचोड़ दे दिया है। आखिरी लाइन गवर्नेंस पे आ रहा हूं, स्केल पे फिर चर्चा होगी। इसने कह दिया कि अब नीतियों के आयोजन में राज्य का एक अधिकार समाप्त हो चुका है। सहमत हैं आप लोग? हैं? नीतियों के आयोजन में राज्य का मोनोपोली समाप्त हो चुका है। अब इनकी भूमिका बढ़ गई है। वही बात हुई ना, है? बात तो वही हुई। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि नीतियों के निर्माण में और उसके लागू करने में अब राज्य ही केवल महत्वपूर्ण कर्ता नहीं रह गया, बल्कि राज्य के साथ साथ अन्य संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। सहमत हैं? है? नहीं आया? पिज्जा खिलाएं? गवर्नेंस में अब मैं ये कह सकता हूं कि डिसीजन मेकर के रूप में अब सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट ही मेन एक्टर नहीं है, राज्य ही मुख्य कर्ता नहीं है। अब राज्य के साथ साथ अन्य संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। कितना आया है? फॉर एग्जाम्पल, नाइनटीन 1991, इस 1991 से पहले ये पॉलिसी आ चुकी थी लिबरलाइजेशन की। 1980 का दशक बोलते बोलते तो कम से कम याद तो हो ही गया होगा, 9 उदारवाद 9 उदारवाद। उसकी 3 नीतियां होती हैं, लिबरलाइजेशन, निजी गलत लिखा हूं ना? ये 3 उसकी पॉलिसी होती है पूंजीवाद की। कैपिटलिज्म की या पूंजीवाद की 3 नीतियां होती हैं, 3 उसकी आर्थिक नीतियां हैं। एक को हम
उदारीकरण की नीति कहते हैं, दूसरा निजीकरण की नीति और तीसरा वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। और इन तीनों के तीनों नीतियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, अलग नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। यह है ग्लोबलाइजेशन। क्या इसमें पूंजीपति चाहता है? क्या उसकी मांग होती है? उसकी मांग क्या होती है? वो विश्व को क्या मानता है? बाजार मानता है। आर्थिक नीतियां बाजार के अनुकूल होनी चाहिए। प्योर इकोनॉमिक्स में बोल रहा हूं। वैश्वीकरण क्या कह रहा है कि जो आपकी नीति होनी चाहिए वह किसके अनुकूल होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है। वैश्वीकरण की यह मांग है कि जो आपकी पॉलिसी हो वो अकॉर्डिंग टू मार्केट होना चाहिए, बाजार के अनुरूप नीतियां होनी चाहिए। आपके देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वातावरण सृजित होना चाहिए जिससे कोई भी आए और आपके देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सके। लाइसेंसिंग सिस्टम उदार होना चाहिए। लाइसेंसिंग जानते हैं आप लोग? लाइसेंसिंग सिस्टम आज भी आप लोग समझ में आ रहा होगा कैसा है हमारे देश की। डीएल है आप लोगों के पास? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस है? जुगाड़ वाला है कि ओरिजिनल है? अच्छा, किसके किसके पास जुगाड़ वाला है? होगा भी तो नहीं बताएंगे सब। कहाँ है जुगाड़ वाला? काहे रूम पे रखे हो? तो यहाँ काहे लेके चले आए? तो बाइक को लेके आए होते। जुगाड़ से कैसे बना? सब हो जाता है? शादी हो जुगाड़ से करोगे? सब हो जाता है? जुगाड़ से वो भी हो जाएगा? बहुत शानदार उपकरण है, हर जगह सेट हो जाता है। आकार को लेकर कभी सोचना मत। आज भी डीएल आप लोग हम लोग बनवाए तो कितने प्रोसेस, कितना टाइम लगता होगा? 1.5 महीने? 1 महीने? मतलब मान लें 1 महीने, मान लीजिए 1 महीने ऑनलाइन है, ये तो मैं भी जानता हूं। आपको डेट मिलेगा, अब कोई जरूरी नहीं कि उस डेट पे आप गए, ऑफिसर नहीं आया तो हो ही जाएगा, बाद में जाइए। समझ में आया? इसी को कहते हैं लाइसेंसिंग सिस्टम हमारा कैसा है, समझ लिया? समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी कारोबार को करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। जब लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो इतने दरवाजे पे आपको दौड़ना पड़ता ना कि भाग जाता है आदमी। इनको भी खुश करना है, इनको भी करना है। अब भारत में कैसे खुश किया जाता है? बोलो मत, बोलो मत। हाँ, मैदान में आने पे इसका इस्तेमाल करना।
हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा टेबल आपका होगा, जिले में सबसे बड़ा टेबल आपका होता है और सब आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो खाएंगे आप भी। लाइसेंसिंग सिस्टम, ये फाइनेंशियल डिस्कंटिन्यूटी को दूर किया जाए। बहुत सी बातें, कुछ बातें मैंने लिखा है यहां पर। इस वैश्वीकरण में क्या कहा जाता है और कहता कौन है? कहता कौन है? कौन कह रहा है? पूंजीवादी देश, नौ उदारवादी देश। नौ उदारवादी देश कौन? पश्चिमी देश, पश्चिमी यानी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तय कर रहे हैं। ये देख रहे हो आप, कौन इसका मालिक है? कौन मालिक है वर्ल्ड बैंक का? भारत। कोई ना कोई होगा, नहीं किसी का नाम आ रहा है मत लो, कोई ना कोई कंट्री होगा। तो मालदीव तो नहीं होगा, नेपाल भी नहीं हो सकता, भूटान भी नहीं हो सकता, अफ्रीकन महादेश का कोई देश, अफ्रीकी महाद्वीप का कोई देश नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। जो भी होगा उधर ही का होगा, जो भी होगा वहीं का होगा। ये कर्ज देता है कि नहीं? ये भी कर्ज देता है। पैसा किसका है? इनके बाप का है। जो उसमें होगा वही का, उसी का होगा। किस लिए देता है कर्ज? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो जब आपको ऋण देगा तो अपने कंडीशन भी रखेगा कि हमारे इन शर्तों को तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो नहीं दूंगा। श्रीलंका को ट्रैप कर लिया, पाकिस्तान को ट्रैप कर लिया, हाँ या ना? हो ही गया है ना। जब ये ऋण देगा तो शर्त रखेगा। क्या शर्त रखेगा? कि इन पॉलिसी को एडॉप्ट करो। तो अभी तक इन पॉलिसियों को भारत सरकार बना रही थी, अब कौन बना रहा है? बना तो सरकार ही रह रही है अकॉर्डिंग टू इनके बनने लगा। समझ में आया? क्योंकि अगर हमारे अनुरूप अपने पॉलिसीज को आप नहीं बदलोगे तो हम आपको ऋण नहीं देंगे। तो अब नीतियों के निर्माण में राज्य ही की भूमिका नहीं रह गई, राज्य के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि राज्य की संप्रभुता सीमित हो गई है। ऐसे मैंने सवाल उठा दिया, गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं। भारत एक संप्रभु देश है, ये तो सही है ना। और संप्रभु वह देश होता है जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। तो जब हमारे देश के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं तो फिर ये क्या है? आज हमारे देश की आर्थिक नीतियां इनके अनुरूप बनाई जा रही हैं। ये आया, ब्रेटन वुड्स लेकर आया, यही ना लेके आए कि कोई और लेकर आया? सुना है? गैट्स को सुना है? गुड्स एंड ट्रैफिक टैक्स सर्विसेज लेकर आया, गैट्स एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है। और यही बदल गया। बदला, विश्व व्यापार संगठन में बदला। विश्व व्यापार संगठन इन्हीं का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है, इसी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है। तो WTO की नीतियां किसने बनाई होंगी? विकसित देशों ने, पूंजीवादी देशों ने। और कह दिया कि आप इसमें रहना चाहते हैं तो रहिए,
बाहर रहना चाहते हैं, बाहर रहिए। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो डब्ल्यूटीओ से बाहर रहकर सरवाइव कर सकता है? हालात ऐसे बना दिए कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य हुए बिना कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकास के पटरी पर ला ही नहीं सकता। इस वैश्वीकरण की अवधारणा ने डब्ल्यूटीओ को जन्म दिया और इस डब्ल्यूटीओ ने विश्व की अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज्ड कर दिया, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल विलेज। सुने होंगे आप। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं क्या हो गई हैं? एक दूसरे से इंटरैक्ट हो गई हैं, जुड़ गई हैं इसके माध्यम से। अमेरिका को छींक आएगी तो अगले दिन भारत बुखार में ग्रसित हो जाएगा। क्यों? वजह तो होगा। रिसेसिंग वहां हो रहा है और रेपो रेट हमारे देश में बढ़ रहा है। बढ़ा तो नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है? महंगाई बढ़ रही होगी अमेरिका में, उससे हमसे क्या लेने देना? ये तो कहने वाला कह सकता है ना। जिस प्रकार पूरे के पूरे जिस्म, दर्द यहां होगा, एहसास पूरे शरीर को होगा, ठीक वैसे ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। इनके देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तो जो जो जुड़ा है सब प्रभावित होंगे। समझ में आया कुछ? इसी को वैश्विक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल जितने सदस्य हैं उन सारे के सारे सदस्यों को डब्ल्यूटीओ की शर्तों को मानना पड़ेगा। तो भारत की नीतियां उसके अनुरूप होंगी या नहीं होंगी? कोई भी कर्ज देगा तो भारत सरकार को अपनी नीतियां उनके अनुरूप बनानी होंगी कि या नहीं होंगी? क्या यह सवाल पैदा नहीं होता कि क्या भारत एक संप्रभु देश है? एक तो चैलेंज हो ही गया ना। सॉवरेंटी का मतलब होता है हमारे ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। जब कोई नियंत्रण नहीं तो यह सत्य बात है कि हम अपनी इच्छा से इसमें शामिल हुए और जब चाहे तब इससे निकल सकते तो निकल के दिखा दे। अकलमंदी नहीं है, निकलना अकलमंदी नहीं है। यह सत्य है कि आज हमारे देश की आर्थिक नीतियां कहीं ना कहीं से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता इन वित्तीय संस्थाओं से प्रभावित हो रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भारत एक संप्रभु देश नहीं है। हमें इस बात को एडमिट भी करना होगा कि हां प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ हम अपने सॉवरेंटी को डिफेंड भी करना होगा। समझ में आया कुछ? ये तो है, इसको कहते हैं गवर्नेंस। इतनी बात समझ में आई? अब अगर गवर्नेंस ये है तो इस गवर्नेंस के कोई ना कोई स्केल भी होगा कि किसी भी देश में गवर्नेंस कैसा है। नहीं भाई, किसी भी देश में शासन कैसा हो रहा है उसके कुछ स्केल होंगे, कुछ मापदंड होंगे। जैसे मैं अच्छा पढ़ाता हूं, क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क लगाया हूं, ये मत सोचना कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब आपका आंसर। तो अच्छा पढ़ाने के कुछ स्केल होंगे। नहीं, क्या स्केल हैं? है? हाँ, समझाने का तरीका और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। दो, हाँ भाई समझदारी, ठीक है, अच्छी बात है। और भाई समझदारी, और तो उतना तो मैं समझा लेता हूं। हमें लग रहा है कि उतना मैं समझा लेगा। नए लोग कितने हैं? थोड़ा सा एक बार हाथ उठाइए। नए जितने लोग पहली बार मुझको देख रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? चेहरा देख के मत बोलना, मुंह पे बोल दोगे अच्छा लगेगा। मैं तो कल से और मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। डेमोक्रेसी यही है कि निंदक नियरे रखिए, आलोचक हमेशा नजदीक होना चाहिए। आलोचक जानते हो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, जो आप में सदैव सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। तो आलोचक दुश्मन नहीं होता है, आपका फ्रेंड होता है। तो खुल के मेरे सामने बोल सकते हो आप लोग। बाकी किसी क्लास में बोलिए, मत बोलिए, मेरे क्लास में आप बोल सकते हो।
तो जितने नए हैं लोग, कुछ समझ में आया है? वो लोग बताएं पीछे से जो लोग हैं। नहीं, जहां पे नहीं आया वहां पे बोल दीजिए। दोबारा सुनना चाहते हो वो भी बोल देंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। एक बार नहीं, जितनी बार आप कहोगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन शर्त है कि समझ में आना चाहिए। पुराने को तो आया ही होगा। ये तो मैं मान के बैठा हूं। अगर नहीं आया होगा तो भी ये नहीं बोल सकते। जैसे दिन होने की कुछ निशानियां तो होंगी ना? क्या है? अरे दिन होने की कुछ निशानी होगी या नहीं होगी? आप सारे लोग अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, इसके भी तो कुछ निशानी होनी चाहिए। मैं किस बिना पे बोल रहा हूं? मैंने आपके ऊपर दांव लगा दिया, पता चला गए वहां पे, नाक कटवाए मेरी। आप अच्छे स्कॉलर हैं, आप अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, तो उसके कुछ निशानियां भी तो होनी चाहिए ना। मैं अच्छा पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं, उसका स्केल आपके पास है। सिलेबस समझ, यूपीएससी के सवाल लिख जाना, यही होना चाहिए। बाकी और आप लोग जो लाएंगे वो भी अच्छा होगा। वैसे ही किसी भी देश में शासन अच्छा है या नहीं, इसके भी स्केल होंगे, और ये स्केल हमने तय नहीं किए, किसी विचारक ने तय नहीं किए, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने ही तय किया है। और वर्ल्ड बैंक को कौन रेगुलेट करता है? इसका मतलब उन्हीं लोगों ने तय किया होगा। देख रहे हैं आप लोग, जिसकी लाठी, सारा स्केल वही तय करके बैठा है। अगर उस स्केल पर हम खरे नहीं, हट सर, देख रहे हैं सारे के सारे पैमाने इन्हीं देशों ने, पूंजीवादी देशों ने, विकसित देशों ने तय किए। अगर कहीं पर भी आप वर्ल्ड बैंक पढ़ें, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पढ़ें, तो संचालित कौन करता है? मेजर कंट्री। मेजर कंट्री में कौन जिसके पास पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? यूएसए के पास है, वही तय करता होगा। यूक्रेन को भिड़ा के मजा ले रहा है, लड़ो लड़ो, सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यूक्रेन उन्हीं के दम पे लड़ गया रूस से, इस बिना पर कि हम लड़ रहे हैं तो या कल हमारे साथ लड़ाई करेंगे, पता चला पीछे से मार्केट में खड़ा होकर मजा लेने लगे सब। ये मेजर कंट्री हैं जिनके पास पावर होता है। मेजर कंट्री का सेंस जिनके पास पावर। कौन सा? मन की बात वाला? हाँ। जिनके पास शक्ति, और शक्ति कहां से निकलती है? बंदूक के नली से निकलती है। माओ। मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं। द पावर आउट ऑफ गन। सोच लो, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। बहुत बौद्धिक हो जाएंगे ना आप, बहुत पढ़े लिखे हो जाएं आप लोग ना। बौद्धिक का मतलब वो भी एक पावर है। और अभी एक ग्रेनेड लेके यहां बैठ जाऊं, अब पिन निकालूं, लेट, सब लेट जाएंगे सर। ये कहलाता है पावर। पावरफुल कंट्री इसको तय करते हैं कि क्या क्या तुम्हारी नीतियां होंगी।
तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं लोगों ने इस देश के लिए स्केल भी तय किया होगा, मापन भी तय किया होगा कि किसी भी देश में शासन कैसा है। यह 6 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातें? 6 पैमाना निर्धारित किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। पहला, अभिव्यक्ति और जवाबदेही। दिख गया ना? दिख गया? तो कैसे लिख रही है? इसीलिए बोल रहा हूं, नहीं दिख रहा है तभी बोल रहा हूं। शासन को मापने के 6 मापदंड विश्व बैंक ने निर्धारित किया है, जिसमें से पहला मैं आपके सामने लिखा हूं, अभिव्यक्ति और जवाबदेही। परख लो इसको। किसी भी देश में शासन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, यह तय होगा कि वहां पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। तय करो, परख लो आप लोग, परखो। विचार अभिव्यक्ति की आजादी। 9 साल शासन के हो गए, लेकिन आज तक भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। फिर भी इंडिया इज ए डेमोक्रेसी ऑफ मदर, लोकतंत्र की जननी है, मान रहा हूं। भारत मां है, ये इसमें कोई शक नहीं है। मदरलैंड हम मानते हैं, भारत को एक मदरलैंड मानता है, मातृभूमि हमारी है। चलिए मान लिया। तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या सेंस है कि जिस देश में 9 वर्ष तक हो गए, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आज तक। और हुआ भी तो अक्षय कुमार के साथ हुआ। हमको क्या देख रहे हो? सही बता रहा हूं। हाँ, अक्षय कुमार ने पूछा था, आम खाते हैं? हाँ खाते हैं। चूस के कि काट के? ये अभिव्यक्ति की आजादी है। स्केल है, नापना आपको है। क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में है, तो क्या इसके दायरे में घृणा वाक भी है? यह भी सोचना, यह सोचना आपका काम है। इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में पढ़ाई कम होनी चाहिए, समझदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो समझो चीजों को, पढ़ना नहीं है, समझना है। ये क्या है? ये क्या है? ओह, चला जाए ना। ठंडा पानी है किसी के पास? खूब ठंडा? यतीन के पास होगा, दे दीजिए। हाँ, आते जगत। इसको कहते हैं, देखो क्या, सोशलिज्म। वहां था, यहां पहुंचाया। इसको कहते हैं भी समाजवाद। पूरा नहीं लिया। आहा, क्या है ये? हाँ, बताओ। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ बताओ, क्या है ये? हाँ, तुम बताओ, बताओ। हाँ, मुंह बंद के बताओ, इशारे समझ जाऊंगा। अच्छा, तुम बताओ।
बताओ, हंस रही है, महक नाम है ना, बताओ। आधे गिलास में, आधे गिलास, ये आधा गिलास है। बताने के अपने अपने ढंग हो सकते हैं, बताने के अपने अपने ढंग होंगे। देखो, विषय एक है, मैं आपको बता रहा हूं कि विषय एक है, और देखो कितने आइडियाज आ रहे हैं, इसी पे नंबर मिलता है। पढ़ते सब वही हैं, लिखते अलग अलग है, नंबर इस पे मिलता है। बताओ विशाखा, बताओ क्या है। ये भी जब एडमिशन लिया था उसके बाद गायब हो गई थी, वर्षों के बाद दिखी, राजस्थान से, शेखावत परिवार से है। हाँ पूछ लो। अरे मेरे बच्चे वहां पे स्टूडेंट हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं राजस्थान में, तो शेखावत हैं वो सब। और राजपुरोहित लिखता है, तो इसलिए नहीं आती थी कि समझ में नहीं आता था इसको, और कल से फिर नहीं आएगी क्योंकि समझ में नहीं। बताओ ये क्या है। पानी से, जो भी हो, जो भी हो, सब आप लोग अब इसी पे अपना नंबर भी मार्क कर लेना। कंटेंट भी आपके सामने है, पदार्थ भी आपके सामने है, बताने का ढंग अलग अलग नहीं है। कह रहे हैं आप लोग, सही बोल रहे हैं, एक गिलास है, और इस एक गिलास में आधा गिलास पानी है और आधे में कुछ तत्व भरा हुआ है, खाली नहीं है, खाली हो ही नहीं सकता। खाली कहां है ये, जो हमको नहीं दिख रहा है खाली है, खाली है ये कौन बताएगा। क्या क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन खाली तो नहीं है। हाँ, पानी से खाली जरूर है, इतना ही पानी है ना, बाकी जगह खाली है क्या। पानी से खाली है, बाकी से खाली नहीं है। अब मैं पानी पी रहा हूं, क्या पी रहा हूं। कोई पानी भी बोल सकता है, कोई H2O भी बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, इंटेंशन एक होगा। ये मैं पानी पी रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं पानी, अब मैं कह रहा हूं कि मैं वोदका पी रहा हूं। वोदका भी वाइट होता है, डिस्टिल्ड वाइट, हाँ या ना। मुझसे तो कम से कम मत भागना। पिया नहीं, लेकिन देखता जरूर हूं, क्योंकि उनके बीच बैठता हूं, यह भी सच्चाई है, इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो ये हमको लग रहा है पानी नहीं है, वोदका है। अब मुझको मजा आ रहा है। इसको कहते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप मुझे रोक नहीं सकते, आप ये कहिए कि इसमें पानी है या नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको कहने से आप कैसे रोक सकते हो। क्योंकि डेमोक्रेसी की यही पहचान है, अगर सहमति है तो दूसरे तरफ असहमति होगी, समर्थन है तो विरोध होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समर्थन तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। जब समर्थन होगा तो विरोध होगा, विरोध होगा और समर्थन होगा, दोनों के बीच से डेवलपमेंट निकलता है। ये एक स्केल है, नापो भारत में है या नहीं, अगर है तो किस हद तक है, कहां तक हमें और जरूरत। कल मिलते हैं पुनः उसी वक्त, 2:30 बजे। थैंक यू।